अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान वो अजब मुल्क है जिसकी गजब कहानी ये है कि बिल्कुल दिनों के अंदर इन मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू डेज कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, सियासी लीडर, अवामी लीडर पल में हीरो होता है तो पल में दूसरे ही लम्हे वही शख्स जीरो हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। जो लोग जीरो होते हैं वो अगले ही दिन बिल्कुल इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज वो हीरो बन जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें हम बार बार देखते आ रहे हैं तवातुर के साथ। जैसे नवाज शरीफ साहब, कहाँ पर वो वक्त था जब वो नाअहल हुए थे, उनकी पार्टी की भी कहा गया था उनको कि आप जी सदारत नहीं कर सकते हैं अपनी जमात की, और उनको वजीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था। फिर उनको सज़ा हुई और फिर वो मुल्क से बाहर गए। अभी भी वो एज वी स्पीक भी वो मुल्क से बाहर हैं, लंदन में मौजूद हैं। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये कानून साजी हुई है उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर सुओ मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ले लिया गया है और अगर वो पिछले डेट्स में ये जो ऑर्डर है या ये जो कानून साजी है ये अगर नाफिजुल अमल हो, ऐसी कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो भी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उस केस को भी अगर सुओ मोटो के ही तहत देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने सुना था। तो अब इस तरह की चीजें भी नाज़रीन सुनने में आ रही हैं, और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंटली नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ जाएंगे, क्योंकि यकीनन बड़ी सीधी सी बात है कि इसी चीज का एक उनकी तरफ से या उनकी जमात की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि उनके ऊपर जो कानूनी प्रॉब्लम्स हैं या उनके ऊपर जो कानूनी एक जो तलवारें हैं जो लटक रही हैं वो जब हटेंगी तो उसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। बड़े ऑब्वियस सी बात है कि यही रीजन है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिनको उन्हीं साबिक चीफ जस्टिस ने, साकिब निसार साहब ने सादिक और अमीन कहकर डिक्लेयर किया था, वो अब उनके ऊपर ये भी अब हालिया एक बयान दे चुके हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान साहब मुकम्मल सादिक और अमीन है। तो इस तरह की चीजें भी हम सुन रहे हैं, यानी फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड फ्रॉम हीरो टू जीरो। ये पाकिस्तान की सियासत में ये जो अनोखे सफर हैं इतने मुख्तसर मुद्दत में जो है वो तय हो जाते हैं और हम लोग हमेशा ये चीज देखते रहते हैं। एनी हाउ, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों के इलेक्शंस कब होंगे, इस सिलसिले में बेंच आज फिर से टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया और अब ये 5 रुकनी बेंच टूट गया है कल, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इसकी समाअत होगी 11:30 बजे सुबह। कौन सा बेंच समाअत करेगा इसके ऊपर भी जो है वो बताएंगे, कल ही पता चलेगा कि कौन सा बेंच होगा जो इस केस को सुनेगा। और बताया ये जा रहा है कि इस केस का फैसला भी जल्द अज जल्द करने का इरादा मोअज़्ज़िज़ अदलिया रखते हैं। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, और बड़ी क्लियर साइड्स हैं जो कि दोनों इतराफ की तरफ से ले ली गई हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एग्जैक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कल ही बात की, उनको बाकायदा मुखातिब करके, एंड शी हैज क्लियरली चोजन अ साइड। उन्होंने जो बात की है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। उनकी बात पहले सुनिएगा, फिर पीटीआई की भी बात हम सुनते हैं उसके बाद। उमर अता बंदियाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगे। ये वो नाआकबतन देश शख्स है जिसने अपने आप को तो डबोया है, इसने अपने सहूलतकारों को भी डबोया है। डबोता है या गालियां निकालता है। जी नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा बड़ा क्लियर कह रही हैं कल इन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस आदमी के पीछे यानी इमरान खान साहब के पीछे ना लगे, यानी कि उनके व्यू में ये इनके पीछे लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में, और कहा जा रहा है कि जी नेशन स्टैंड्स विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो ट्रेंड्स हैं ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कासिम सूरी साहब, साबिक डिप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली के, जिस वक्त उन्होंने जो रूलिंग दी थी, वो अब कह रहे हैं नेशन स्टैंड्स विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में ट्रेंड्स चला रहे हैं, और बहुत क्लियर बात है कि पीटीआई ने भी एक अपनी साइड पकड़ ली है। दे हैव आल्सो चोजन अ साइड एज द पीएमएलएन हैज। और बहुत ऑब्वियस ये भी बात है और अच्छी बात ये है कि पीटीआई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये जो ट्रेंड्स हैं उस वक्त कहीं नहीं नजर आए थे हमें, जब पिछले साल 2022 में जब 9 अप्रैल वाला जो तमाम वाकया हुआ था, जब पीटीआई के स्पीकर ने कौमी असेंबली के सेशन को ख़त्म कर दिया था और असेंबलीज डिसॉल्व कर दी थी, अपनी तरफ से नए इलेक्शंस का भी ऐलान कर दिया था, और फिर जो इस पूरे ऑर्डर को स्पीकर के जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त इसके ऊपर इसके अगेंस्ट रूलिंग दी थी, असेंबलीज को रिवाइज किया था, उसी रोज से उसी लम्हे से रिवाइज किया था जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी। उस वक्त सरापा एहतजाज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कड़ी तनकीद करते हुए नजर आते थे इसी मुअज़्ज़िज़ अदालत पर कि आप रात गए भला किसके कहने पर खुले थे। ये बड़े अचंभे की बात है। और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त वो सुओ मोटो के हवाले से बहुत इस तरह की बातें करते थे
اور یہاں پر بھی ایک بڑی سٹارک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے، جہاں پر جیسے پی ٹی آئی کی کانٹرڈکشن ہم نے بیان کی، ویسی کانٹرڈکشن شہباز شریف صاحب یا وزیر اعظم کی نظر آتی ہے جب اس وقت وہ کہتے تھے خدا را سو موٹو لیں. سنیے وہ کیا کہتے تھے 2022 میں. ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا. یہ عدلیہ کی جیت ہے. جی ناظرین، جب پچھلے سال یہ معاملہ ہوا تھا تو اسی انٹرونشن کو عدلیہ کی جیت کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور اب انہی کے حوالے سے جو یہ بڑی سخت تنقید ہے اور جو بڑی سخت آبزرویشنز ہیں وہ پی ایم ایل این بائی اینڈ لارج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمام ان کانٹرڈکشنز پر بات کریں گے، آگے ہونے کیا جا رہا ہے، ہم کس کشمکش میں جس چیز کا ہم شکار ہیں اس کا کیا حل ہونے والا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو عوام کے پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، جو آٹے کی لائنوں میں، مفت آٹے کی لائنوں میں لگ لگ کر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، ان کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جا رہا. تمام انرجیز کسی اور ہی طرف لگ رہی ہیں. آفٹر بریک ہمارے تمام معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. اس کے اوپر آبویسلی پارٹیزن ویوز اینڈ نان پارٹیزن ویوز دونوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور فوری طور پر اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. واسق قیوم عباسی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سابق ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں آپ پنجاب اسمبلی کے. ویلکم واسق صاحب, تھینک یو فار گریسنگ دا شو. جناب دانیال چودھری ناظرین, بیرسٹر دانیال چودھری از اے اسٹالورٹ آف دا پی ایم ایل این اینڈ اے ویری پرومیننٹ ممبر آف ہز پارٹی. بڑی چیزوں کو فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہیں اپنی پارٹی اور اپنے حکومت کے بہاف پر, اور آج حکومت کو اور پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گی ہمارے ساتھ. تھینک یو بیرسٹر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. اور ناظرین جناب اعزاز سید سینئر صحافی اور بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہمارے ساتھ اس پوری بات میں اپنے نان پارٹیزن ویوز شامل گفتگو رکھیں گے. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید اعزاز سید صاحب. ابھی بڑی ساری باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں, چہمگوئیاں ہیں, ان سے ہم لوگ آپ سے فرسٹ ہینڈ جانیں گے. آئی اسٹارٹ ود بیرسٹر دانیال چودھری. آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. آپ فرمائیے گا جو سو موٹو پہلے اچھا تھا اب آج برا ہے, اس کے اوپر کچھ آپ کی کوئی رائے آ جائے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو مریم نواز صاحبہ, ہم نے ابتدائیے میں مریم صاحبہ کی کل کی سپیچ کا وہ ایکسرپٹ سنایا ہے جہاں پر وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس یہ جو شخص ہے, یہ محسن کش شخص ہے, اس کے پیچھے نہ لگیں. تو یعنی وہ بڑا کلیئر کہہ رہی ہیں, ایز مینی ورڈز ایز پاسبل, دیٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان از بیہائنڈ عمران خان, یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مونا, پہلے تو آپ نے ایک انٹرو میں ایک چیز کہی کہ ایک کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ ہیں اور کچھ ایک سائڈ پہ ہیں. ہماری کوئی سائڈ نہیں ہے. ہماری سائڈ رول آف لا ہے. ہماری سائڈ جو ہے وہ آرٹیکل 218 کی الیکشن میں پاسداری ہے اور آرٹیکل 224 کی پاسداری ہے. اور ہماری جو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ از دا سپریم لا میکنگ باڈی, اور جو پارلیمنٹ کے ڈیسیجنز ہیں, چیزیں ہیں, اور پارلیمنٹ سے ہی کیا وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو اپنی پاورز ڈرائیو کرتی ہے. تو اس کے علاوہ ہماری نہ کوئی لڑائی ہے, نہ ہماری کوئی بحث ہے, اور نہ ہی ہماری کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ کوئی زور آزمائی ہے. جہاں تک ابھی کرنٹ سینیریو کی بات ہے تو اس میں تو کورٹس اور جو ان کے ججز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. جو انہوں نے اپنا لاسٹ ڈیسیجن دیا, وہ اس لاسٹ ڈیسیجن میں جب آپ نے اپنے ہی دو فاضل ججز نے اپنے ہی کیس کے اوپر آپ نے دے دیا جواب, اور آپ نے کورٹ کی پروسیڈنگ کے بیچ میں کہہ دیا کہ 4-3 کا فیصلہ میجورٹی سے آیا ہے اور یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے, وی ہیو اولڈ پریسیڈنٹس ان اٹ. اسی طرح ہمارے پاس پریسیڈنٹس تھے میاں نواز شریف کے کیس میں, جس میں 2 ججز نے اپنا ویو دے کے بینچ سے اپنا آپ کو ریٹائر کر لیا, لیکن اپنا ویو دے کے ان کا ویو جو تھا وہ واز پارٹ آف دا ججمنٹ. اینڈ سو از دا کیس ہیئر کہ جو 2 ججز نے اپنا ویو دے کے اور اپنی لیگل وزڈم کو دیکھ کے جو باتیں کی, اور دے اسٹینڈ بائی اٹ. لیکن بیرسٹر صاحب ایک معاملہ ہے جس کو کہ آپ کو یہ جو کوئنسائڈ کیا ہے یہ معاملہ, جو آپ نے سو موٹو کے اختیارات لمٹ کیے ہیں سپریم کورٹ کے, یہ اسی وقت کیوں ہوئے ہیں جب سپریم کورٹ الیکشنز کے اوپر کیس سن رہے تھے اور عین ممکن تھا کہ وہ یہ رولنگ دیتے کہ نہیں آپ 8 اکتوبر کو الیکشنز نہ لے جائیں, وہ جو 90 دن کی پاسداری ہے جو کہ اسی آئین میں درج ہے جس کی آپ ابھی بات فرما رہے ہیں, اس کی پاسداری کریں, اینڈ یو مسٹ ابائڈ بائی اٹ. تو یہ اس اتفاق کے اوپر جو ذہن ہے وہ نہیں مان رہا. نہیں, آپ مجھے بات دیکھیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں. مجھے بات بتائیں کہ وہ آئین کدھر تھا
جب میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات تھی اور تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ نے بلیکس لا کی ڈکشنری کو یوز کیا, آئین کو سائڈ پہ رکھ دیا, آپ نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے, اپنی مرضی کے فیصلے لیے, اور آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں, اور آپ نے 2 سٹنگ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا. دیکھیں ہم کیا بات کر رہے ہیں, آپ کی لا کا ایک میکسم ہے اور وہ بڑا کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی کہ آپ کو رول اور جو جسٹس ہے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اب مجھے بات بتائیں, سومو موٹو ایکشن میں یہ کیا بری بات ہے کہ سینئر موسٹ ججز ہوں جو لیں, ڈیلیگیشن آف پاور ہو, اور اس میں جو اس کے ممبرز کے جو سینئر موسٹ ممبر اس کے جو ممبرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. تو اس میں کیا آپ کو کون سی چیز بری لگ رہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ قانون کے دائرہ کار سے باہر ہے, یا آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ فلاں آرٹیکل کو بریچ کر رہی ہے؟ اگر تو کوئی کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے تو میں اس کا بالکل جواب دینے کے لیے تیار ہوں, اور اگر نہیں کر رہی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں, ٹائمنگ کے اوپر بات تھی, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ کو انسیڈنٹس تو بہت چیزوں میں ہوتے ہیں, بہت چیزوں میں کو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا جو پیچھے اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ یہی ہے کہ آپ کے سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور یہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک ذاتیات کی وجہ سے ایک جج اپنے ذاتیات, اپنے مفاد, اپنے ایشو کی وجہ سے پورے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرے, اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اس چیز کو اوور سائٹ کرنا. پارلیمنٹ دیکھیں نا, ہمارا پارلیمنٹری سسٹم, اس آپ کے پارلیمنٹری سسٹم جو ہے, پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے, اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو لا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, لاز جو ہیں آگے بنتے ہیں بہتر سے بہتر, اور رول آف لا جو ہے وہ پارلیمنٹ میک شور کرتی ہے کہ بہتر سے بہتر چیزیں آئیں. اور یہ آئین کا حصہ, آئین جو تھا وہ ری رائٹ کیا گیا کچھ لوگوں کی مرضی سے, کچھ ادوار میں اور کچھ اسپیشل ٹائمز میں, اور یہ اپنی ٹرو اسپرٹ یہی ہے, وہ انڈیا ہو, وہ برطانیہ ہو, وہ کوئی دنیا کا کوئی اور ملک ہو جہاں سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں, وہ آپ کے کنسائل کر کے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور اسی طرح کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چیزیں آگے چلیں گی. یہی بات پرائم منسٹر نے بھی کی تھی کہ جی کلیکٹیو وزڈم ہونا چاہیے, لیکن یہ جو 90 دن کی بات ہے نا, یہ دانیال صاحب اسی آئین میں درج ہے, اور یو بینگ اے بیرسٹر اینڈ اسٹوڈنٹ آف لا آپ ہمیں بہتر بتا پائیں گے. میں اس کی طرف بھی آپ کے پاس یہ معاملہ لے کے آؤں گی, لیکن آزاد میں اگر آپ کو اس چیز کی ایک بالکل اگر میں آپ کو اس چیز کا اگر جواب دے دوں کہ دیکھیں 90 دن کا آپ نے کہا, آرٹیکل 218 جو آئین کا حصہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن مسٹ میک شور دیٹ دا الیکشن از جسٹ اینڈ فیئر. وہ جسٹ اینڈ فیئر کیسے ہوں گے کہ آپ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہ ہو, وہ جسٹ اینڈ فیئر ایسے ہوں گے کہ آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے رضا. ہاں میں ہاں شور, آئی ڈو گیٹ. آپ کی 218 اور 219 یہ 2 آرٹیکلز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی مزید ظاہر ہے برین اسٹارم کرتے ہیں. لیکن یہ آزاد سید صاحب ایک بات ذرا آپ یہ بھی فرمائیے گا, ایک واسق صاحب سے یہ بات ہم پہلے آزاد صاحب کی یہ بات سن لیں, کیونکہ ایک یہ بڑی پرومیننٹ خبر آ رہی ہے. اس خبر کی کوئی انفارمیشن یا کوئی اس کی کوئی پکی بات ہے آزاد صاحب, یو بینگ اے ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ, آپ کے پاس کہ اگر یہ سو موٹو کا اختیار پیچھے بیک ڈیٹ سے یہ نافذ العمل ہو جائے گی قانون سازی, تو پھر تو جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی جس کا حوالہ بیرسٹر دانیال چودھری دے رہے ہیں کہ وہ بھی تو سو موٹو کے تحت ہوئی تھی نا, وہ بھی ایک کیس تھا. کیا ایسی کوئی باتیں پاور کوریڈورز میں چل رہی ہیں اعزاز صاحب؟ از دس آن دا کارڈ کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ہی اٹ سیلف اس پوری نئی قانون سازی کے تحت ریورس بھی ہو سکتی ہے؟ ریورس ہو سکتی ہے, اور اس کے حوالے سے تو آپ کو مونا پتا ہونا چاہیے کہ محسن داوڑ صاحب نے جو ترمیم اس قانون میں پیش کروائی ہے وہ ترمیم ہی یہ ہے کہ جس کسی کو 184(3) کے تحت اگر ماضی میں سزا ملی ہے تو وہ بھی ریٹروسپیکٹو وے میں 30 دن کے اندر, یعنی کہ یہ قانون جو ہی بن جائے گا تو وہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکے گا کہ یہ جو اگر سزا ہوئی تھی تو ہم اپیل کریں گے اس سزا کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف. تو یہ نواز شریف بھی اس میں آتے ہیں, اس میں اور بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں, جتنے لوگوں کو جہانگیر ترین صاحب کا تو میرے خیال میں وہ اسی طرح کا اسی نوعیت کا کیس تھا, لیکن وہ تو بنیادی طور پہ جو انویسٹیگیشن تھی چینی کا جو بحران تھا اس میں اس کی انویسٹیگیشن کے دوران کے ساتھ ہوا, لیکن اوورآل مجموعی طور پہ اس کیس وہی تھا. خالی جہانگیر ترین ہی نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بھی بہت جن آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ایک سینیٹر تھے کراچی سے تعلق رکھنے والے, جن کو توہین عدالت
निहाल हाशमी साहब जिनको तो इन्हें अदालत कर दी गई, वो भी तो आज खुद नोटिस है ना। जी एग्जैक्टली, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग। ये यानी कि इस तरह की चीज है और दैट इज प्रोबेबली ऑन द कार्ड्स। वासिक साहब, आपने सुन लिया, आपने नाअहली करवाई, आपके अकॉर्डिंग टू द PMLN आपने तगोदौ करके, खान साहब ने खुद कहा कि जी उनको कहा गया है आप सुप्रीम कोर्ट आए, धरना वरना छोड़ें, यहाँ आए, हम आपका काम करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये वाला बयान कई दफा दिया है। और कल बाय द वे वो PTI को ये भी बता रहे हैं PMLN वाले कि जी ऐसे करते हैं जलसा। कल जो कसूर में जलसा हुआ है मरियम नवाज साहिबा का, दिन की रोशनी में इतना मजमा इकट्ठा किया, जो आप मीनारे पाकिस्तान पे अकॉर्डिंग टू द PMLN नैरेटिव आप नहीं कर पाए। आप मेरी गुजारिश सुने कि आप इनका वतीरा जो शुरू से रहा है उसको समझें कि इनका सारा रूल ऑफ लॉ, सारी लेजिस्लेशन, सारे कवानीन सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमते हुए है, नवाज शरीफ, जो कि मुल्क से जिस वजह से गए वो पूरा पाकिस्तान इस बात से बाखूबी वाकिफ है। और जो उनकी बेटी मरियम साहिबा जिस लबो लहजे के साथ गुफ्तगू कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पिछले कोई 3 दहाइयों से उन्होंने सारे इलेक्शंस लड़े हैं, देखें उनके क्रेडेंशियल में इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बेटी है और कुछ भी नहीं है। अब रूल ऑफ लॉ की मेरे भाई ने आपके साथ अभी बात की, आप मुझे ये भी पूछ रहे ना कि रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान इज मार्क्ड एज 129th आउट ऑफ 140 कंट्रीज। तो फिर रूल ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहे हैं, मुझे बता देना फिर। और रूल ऑफ लॉ में तो सबसे बढ़ के 90 दिन के इलेक्शन थे और उन इलेक्शन से आप लोग भाग रहे हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, और इस हद तक भागे कि जिस लबो लहजे और अंदाज के साथ चीफ जस्टिस का नाम ले लेके वो गुफ्तगू कर रही हैं, तकारीर कर रही हैं, इससे क्या वाज़ेह होता है? इससे सिर्फ एक वाज़ेह होता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके लिए बार बार खान साहब कह रहे हैं और बतदरीज ये बात बढ़ती जा रही है और ज़बान ज़द आम हो चुकी है कि इनका सब कुछ एक ही है कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल में डालो, वालिद मोहतरम को पाकिस्तान लेके आओ, बराबर करा के हमने इलेक्शन कब अनाउंस करना है। तो आप मुझे ये बताएं सिंपल, क्या ये सब करने से पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ गए आज तक, ये जब से PDM आई है, या तबाही की तरफ गए? आटे की लाइनें देख ले, रूल ऑफ लॉ की कहानियां किससे सुन ले, मैं हैरान हूँ। एक पोल में, एक साउथ पोल में लोग वासिक साहब, आपको भी बड़ा देर से ख्याल आया जब 2022 में यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब उस वक्त कासिम सूरी साहब की रूलिंग को उन्होंने गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था, तब आप लोग कहते थे रात को अदालतें क्यों खोली, आप उनको पॉइंटें मारा करते थे। अब आज वही कासिम सूरी #नेशन स्टैंड्स विद CJP चला रहे हैं। देखे ना, जब कासिम सूरी साहब वाला वाकया जब हुआ, उस वाकये के ऊपर जो कोर्ट की रूलिंग आई, जो कोर्ट की रूलिंग को जरा समझिएगा, कोर्ट की रूलिंग आई कासिम सूरी साहब के वाकये के ऊपर, हमने ये कहा कि ये पार्लियामेंट के अंदर का मामला है जिसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जबकि आज के केस में ये देखें कि जुडिशरी की कानून साजी कर रहे हैं आप लोग, हम जुडिशल रिफॉर्म्स के हाथ में, लेकिन जिस अजल्लत में ये लेके आए और जो ये कानून बनाना चाह रहे हैं, ड्रकोनियन लॉ बनेगा, इससे तो पाकिस्तान मजीद तबाही और अनारकी में जाएगा। ये ऐसे चले बता दें इसका रिजल्ट, अगर तो इसका रिजल्ट, वो कहते हैं रिजल्ट ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अक्कासी हो ना, ये उन्होंने बताया है, मैंने उनसे पूछा है, तो ही सेज के, और ये गवर्नमेंट का यही बाय एंड लार्ज मौक़िफ़ है कि एक वन मैन शो ना हो, सबके इसमें व्यूज आए सीनियर मोस्ट। पाकिस्तान में जितने भी सू मोटोज लिए गए, आपको लगता है कि ये उसके लिए की गई है? ये सिर्फ एक शख्स पर फाइट के लिए की गई है जिसको पाकिस्तान लेके आना है और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। इसके अलावा कोई आप इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप मत ये समझे कि ये कोई ऐसा कानून कराने लगे जिसमें इनको अवाम पाकिस्तान का दर्द जा गया है। अच्छा, मैं आपको रिपीटेडली कह, अच्छा चलो दर्द जा गया तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते? क्या 90 दिन में इलेक्शन कराना राइट नहीं है? राइट है। वो जस्टिस जिसने आइन की भी बात की ना, इनके मुखालिफ गई, ये खड़े हो जाएंगे, ये शोर मचाएंगे। जो आपने उनकी तकरीर सुनाई है, मैंने ये तकरीर नहीं सुनी थी, मुझे वैसे कोई उन्होंने काफी तनकीद के निश्तर बरसाए हैं और उन्होंने वो ज़ीब्रा वाली बात और वो वाली बात भी की है। और वैसे उनसे इंटेलेक्चुअल बात नहीं सुनी, इसलिए मैं कम ही सुनता हूँ। आप कम सुनते हैं? मैं हैरान। हाँ, अच्छा, जो वेरी सॉरी टू जी। बैरिस्टर साहब, आप लोग खान साहब की तकरीर नहीं सुनते और PTI वाले बता रहे हैं अभी वासिक साहब कि वो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की भी तकरीर वो सुनते नहीं है और अभी यहाँ पर उन्होंने पहली दफा सुनी। ये आप एक दूसरे को इस तरह से अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड मार रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा अगर इतना भरपूर जलसा था। जी वासिक साहब, आप कुछ कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ मैं क्रिटिक्स सुन सकता हूँ, हम सुन सकते हैं, मगर एटलीस्ट मैं का क्रिटिक्स नहीं सुनता, बिकॉज मुझे उनकी बात में कभी इंटेलेक्ट और विजडम नहीं नजर आया। वो मुझे उनकी, मेरा इख्तलाफ है इन पे, आप समझे कि बहैसियत पाकिस्तानी मेरा एक क्लियर कट इख्तलाफ है, मैं बिल्कुल नहीं सुनता। जी बैरिस्टर दानियाल साहब, इस वजह से नहीं सुनते, आपने सुना इंटेलेक्ट की कमी है। और दूसरा ये फरमाइएगा, अगर इतने भरपूर जलसे हो रहे हैं तो फिर तो अगर हो जाए इलेक्शन तो बड़ी क्लियर बात है आप लोग जीत जाएंगे और ये लोग हार जाएंगे। इनको साइड में कराएं, इनका शौक पूरा करवाएं आप। ये भरपूर जलसे आप इसको इलेक्शंस में ट्रांसलेट करें। मोना, इन्होंने बोला कि अभी के रूल्स जो बनाए और जो अमेंडमेंट्स की हैं वो ड्रैकोनियल लॉज हैं। अगर मुझे बता दें कौन सी शिक और कौन से नंबर का पॉइंट जो ड्रैकोनियल है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मुझे अगर ये बता दें। आपने इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर किसके लिए आप लोग ये लॉ लेके आ रहे हैं कि अपील के लिए दोबारा हक देंगे और उसको 1 महीने का टाइम होगा जिसके लिए सू मोटो लिया गया। क्यों भाई? एक चीज जब हो के फैसला होके चली गई है, सिर्फ सू मोटो अभी लिया गया कि वक्त पे इलेक्शन, वो मुझे बता दें, मैं उसको जवाब दे दूं। सुन तो लेना, सुन। मैं आप ये जो लॉ आप बना रहे हैं, इस लॉ का ताल्लुक सिर्फ फर्द वाहिद के साथ है, उन हालात में जिन हालात में स्पेसिफिक लॉ है आप फरमा रहे हैं। आप सिर्फ एक, मुझे बता दें कौन सी शिक है पर्सनल स्पेसिफिक, मुझे बता दें। एक शिक भी पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है। दानियाल साहब मुझे अभी बता दें, मैं आपको भी जवाब देता हूँ ना। मुझे एज ए लीगल एक्सपर्ट मुझे बता दें कौन सा लॉ ड्रैकोनियल है और जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी जो लॉ का मैक्सिमम है उससे कोरिलेट नहीं करता। मैं आई एम हियर टू आंसर। मैं अपनी जमात का स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे बताएं। मैं इनके सीनियर्स के साथ ही बैठा हूं, मैंने उनको सबको कहा है, दे हैव नो आंसर फॉर इट। इट इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, देयर इज नो पर्सन स्पेसिफिक टू इट। हमने कोई जातियात के ऊपर देखें लॉ का पहला आज नैब की तरमीम से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है मोना? उस बंदे का नाम है इमरान खान। और जो आप लोगों ने कराई है। इनके तमाम तो आप उनके हक में क्यों कर रहे हैं तरमीम? वो नहीं, हम उनके हक में नहीं कर रहे, हम उनके हक में नहीं कर रहे। एक लॉ का मैक्सिमम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये पूरी दुनिया में लॉ का मैक्सिमम है। हम इमरान खान को उठा के, आपके ख्याल में हमारे फायदे में नहीं था और हमें नहीं पता था कि इमरान खान को उठा के जिस तरह हमारे वज़रा के साथ हुआ कि 2-2 साल 18-18 महीने 8-8 महीने 6-6 महीने इनको बंद कर दें। आज अगर इनको मैं हम उठा के उन नैब के कानून के मुताबिक बंद कर देते, 90 दिन तक इनकी बेल नहीं हो सकती थी। या आप इसकी 90 दिन की इंटरोगेशन, 302 के केस में 14 दिन की इंटरोगेशन है और नैब के केस में 90 दिन की इंटरोगेशन। क्या हमें नहीं पता कि ये लॉज कब बनाए गए, किसके लिए बनाए गए और क्या इनका मकसद क्या था? क्या हमने वो जजमेंट्स नहीं पढ़ी सुप्रीम कोर्ट की, जहां इनके जिस तरह इन्होंने नैब के कानून को इस्तेमाल किया कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिखते थे कि दीज लॉज आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड आर्म ट्विस्टिंग। ये अब मैं और आप नहीं कह रहे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के इनके अपने ऑब्जर्वेशंस नहीं, ये उनकी जजमेंट्स हैं और ये कानून का हिस्सा है जजमेंट्स उनकी। तो देखें ये तमाम आज हमने इसमें एक शिक मुझे कोई बंदा बता दे ड्रैकोनियल है, एक शिक कोई बता दे कि जो रूल ऑफ लॉ से कोई इंसाइड नहीं करती, एक शिक बता दे कि किसी फर्द वाहिद। लेकिन बैरिस्टर साहब हम क्या कर रहे हैं कि हम चीजें करते हैं कि पावर कर्टेल होनी चाहिए, too much power to one person, ये सवाए करप्शन, सवाए इंस्टीट्यूशन को वीक करना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मुझे बताएं आर्मी चीफ के साथ कोर कमांडर्स क्यों होते हैं? आर्मी चीफ के साथ कोर कमांडर्स क्यों होते हैं? आर्मी चीफ खुद क्यों नहीं फैसले सारे लेता? या प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट क्यों होती है? प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के बगैर क्यों नहीं फैसले करता? इसलिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर इज ड्रिवन from delegation of power and parliamentary sovereignty is driven by the concept of delegation of power। जहां पावर डाइल्यूट नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी। अगर मैं कोई कमिश्नर कहेगा कि डीसी के काम भी मैं करूंगा, एसी के भी मैं करूंगा, पटवारी भी मैंने लगाना है, तो कोई काम नहीं होगा भाई। आपका यही हाल होगा कि 1998 और 2001 के केसेस आप सुनने से कासिर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पेंडिंग पड़ी रहेंगी, लोगों के 20-20 साल पेंडिंग पड़ी रहेंगी। आप कह रहे हैं ये एक शुरू है, ये इसने यहाँ नहीं रुकना इनकी पावर्स को चीजों ने। ये आगे कानूनी शहादत में भी अमेंडमेंट्स आएंगी, ये आगे क्या नाम है और चीजों में अमेंडमेंट्स आएंगी। और आप देखेंगे कि आपका जो लॉ का प्रोसेस है, एक आम बंदे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, आपके जो लॉ का प्रोसेस है वो यही कहते हैं कि आप लोग आए ही इक़्तिदार में अपने केसेस माफ करवाने थे, जो कि वासिक साहब और उनकी पूरी जमात का एक नैरेटिव है। मैं हमने कौन से माफ करवाए हैं? हमने कौन से माफ करवाए हैं? मुझे बात बताएं कि हमारे ऊपर जितने जो
केसेस थे हमने तो सारी, यार मुझे बताए मौना, आप खुद आपको पता है कौन से केसेस हमने 2-2 साल, आपने मुझे बात बताया ना 302 के केस में लोग 2 साल 1.5 साल बाद बेल पे आ जाते हैं। हमने तो हमारे जितने भी गुजरे हैं सब 1.5-2 साल रहे अंदर, कौन सा बंदा नहीं रहा, कौन सा बंदा जेल में नहीं रहा। मैं वासिक साहब से बात पूछती हूँ। हम तो ठीक है, आपने नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप लोगों ने जेलें काटी हैं और कुछ साबित नहीं हुआ। एजाज साहब, ये ड्रैकोनियन है या नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक है या नहीं है? वासिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एजाज साहब की मैं बात सुन लूं। वासिक साहब आपसे एक चीज कर लूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ए हॉस्टेज टू इमरान खान, इट कैन नॉट बी अ हॉस्टेज टू पीटीआई, इट कैन नॉट बी अ हॉस्टेज टू फर्द वाहिद, कि एक फर्द वाहिद का कॉन्स्टिट्यूशन जब करे तो आइन की बात करे, और जब ना करे कि लाहौर की नहर से हम आइन को निकाले, कि ये पॉसिबल नहीं है। जी एजाज साहब, ये बात ये है मोना, बात ये है कि जो तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है, कौमी असम्बली ने और सेनेट ने, टू बी ऑनेस्ट बतौर तालिबे इल्म पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ कि ड्रैकोनियन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ला है। उसकी वजह मैं आपको दलील देता हूँ। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जजेस हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजते रहे हैं, वक्त से पहले भेजते रहे हैं, और उसके विक्टिम नवाज शरीफ भी बने हैं और उसके विक्टिम इमरान खान साहब भी बने। इसमें मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि ये महलाती साजिशें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ। आज तक 1973 से ऑनवर्ड जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं वो इसी तरह गए हैं। या उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई कभी रोल होता था, कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट साथ देती थी प्राइम मिनिस्टर्स का। इमरान खान साहब भी इसी तरह गए हैं। आपने एजाज सैयद साहब इमरान खान साहब का भी नाम लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहते हैं वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आईनी तौर पर हमने घर भेजा है। मैं अर्ज करता हूं कि इमरान खान साहब इस तरह से गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब दोनों बिल्कुल एक थे, एक पेज थे। इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे। फिर हुआ ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत सारी दीगर वजूहात की बिना पर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देना छोड़ दिया। जब इमरान खान साहब का साथ देना छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन है उसने जान पकड़ ली, और जान पकड़ ली तो इमरान खान साहब घर चले गए। तो यानी वो गैर आईनी तौर पर घर नहीं गए हैं, वो आईनी तौर पर गए। तो वो गए वो आईनी तौर पर हैं, गए वो आईनी तौर पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोसेस शुरू से लें, इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से इमरान खान साहब आए थे, ये भी तो सारी चीजें रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर। जो इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर। ये मेरी आपकी या किसी और की तो बहस ही नहीं है ना। आखिरी बात ये करूंगा कि हमारे सियासी जो अकाबरीन है, ये चाहे नून लीग वाले हों चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, और इन सब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। और पर्टिकुलरली मैं ये कहूंगा कि अभी पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि हमारे भाई ने कहा कि जी मैं मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू ही नहीं सुनता हूँ, और यही नून लीग वालों का कहना है कि वो इमरान खान साहब को नहीं सुनते। अब देखिए कि ये दोनों तरफ से ये कोई अकल की बात नहीं हो रही। ये दोनों तरफ से ये बता रहे हैं कि नफरत इनके ऊपर राज, ये नफरत इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर राज करती है। हो गई है। अच्छा, मैं आजाद साहब इस नुक्ते नजर पे आपकी वापस आऊंगी, वासिक साहब की भी बात सुनेंगे। ऑब्वियसली कोई जमहूरियत नहीं होती जिसमें ऑपोजिशन कहे कि भाई हम तो है ही नहीं, उनको सिस्टम से अगर अलहदा कर दे, एलिमिनेट कर दे, विदाउट ऑपोजिशन देयर इज नो डेमोक्रेसी, और ये बड़ा स्ट्रेट एक रूल है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आप बताइएगा वासिक साहब, एक तो आपने ये तमाम बात सुनी है, कोई ड्रैकोनियन बात नहीं है, ना पर्सन स्पेसिफिक बात है, आपके ऊपर से कि 1 पेज आपका फट गया था या आपका सफा फट गया तो आप लोग गवर्नमेंट से चले गए। एजाज साहब भी यही बात कह रहे हैं, देयर इज नथिंग मोर टू इट। बात सुने, पीएमएलएन तब तक इलेक्शन या पीडीएम तब तक इलेक्शन नहीं करेगी जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। ये खान साहब आज नहीं बल्कि पिछले 8 माह से रिपीटेडली अपनी हर स्पीच में इसको दोहराते भी हैं, हर टॉक शो में जो आपने मरियम साहिबा भी यही कहती है, उस पे सोशल देखें वो कन्फेस करते हैं इस बात को। अब उसको बनाने के लिए उनको ला महला लाना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ को लाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ख्वाह इनको कैसे भी कानून साजी करनी पड़े। आपको क्या लगता है कि जो नैब में तरामीम की गई
वो नैब में अवाम पाकिस्तान के लिए तरमीम की गई, या अभी ये पूछ रहे थे कि कौन सा केस माफ कराया गया है। आप अभी जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है 1100 अरब के केसेस की माफी किसने कराई? आपकी गवर्नमेंट ने नहीं कराई, आपकी कैबिनेट ने नहीं करवाई। और ये आई मिस योर वॉइस वासिक साहब, आपकी मुझे ऑडियो नहीं मिल रही है, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन 1100 रुपए का जो एक मजमुई हुजुम है वो आपने सुन लिया है। दानियाल साहब, आपको बड़ा शक था इस बात पे? 1100 अरब मोना, अगर 1100 अरब होते, मुझे बात बताएं यार, अगर 1100 अरब होते और कोई केसेस होते तो 4 साल में साबित ना होगे होते। 4 साल में आपके कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या कहा कि ये केसेस जो है पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है, ये केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हैं, ये केसेस पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए हैं। ये आपके अपने कोर्ट्स कहते रहे हैं यार। आप मुझे बात बताएं, इनके ये एक नारा लगा के आए थे, वो नारा क्या था कि हम करप्शन के खिलाफ, करप्शन का खात्मा करने आए हैं। और तो इन्होंने एक काम नहीं किया ना, इन्होंने तो एक पुल तक नहीं बनाया। तो मुझे बताएं, करप्शन प्राइस इंडेक्स में जब हमारी हुकूमत थी उससे आप 4 पॉइंट्स ऊपर चले गए हैं। आप जो हम छोड़ के गए थे, आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, आप शुरू करेंगे 2017 से, याद से नहीं शुरू होगा। इनको इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा और एक ही सोच जिंदा रहेगी। वो 2 सोचें पाकिस्तान में नहीं रह सकती। वो जलाओ घेराव की सोच पाकिस्तान में नहीं रह सकती। सिविल नाफरमानी की सोच पाकिस्तान में नहीं रह सकती। अपने बिल ना दो और घरों को आग लगाओ, ये सोच नहीं रह सकती। ये सोच नहीं रह सकती कि टैक्स ना दो और अपने बिलों को आग लगा दो। पाकिस्तान में अब एक ही सोच चलेगी कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान आप चाहते हैं कि आगे चले, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले तो सोच वही है कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान एशियन टाइगर पाकिस्तान होगा, या मैशत की डिस्कशन होगी, या मैशत को आगे लेके जाएंगे, और वही पाकिस्तान आगे चल सकता है। जो नफरत के बीज बोए हुए, जलाओ गिराओ इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिवाइड करने वाला इंडिया का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में अब नहीं बिकेगा, वो नहीं चलेगा। सर मेरी बात सुने, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, खुडे लाइन मेरी ऑपोजिशन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान इन तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान खुडे लाइन ऑपोजिशन के साथ भी आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान इन झूठों के बगैर भी आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान अपने लोगों के साथ, अपने अफवाज के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ बढ़ेगा, और वहीं जाएगा जहां 2017 में छोड़ के आए थे। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा एट एनी कॉस्ट। हम आज भी इमरान खान को कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आगे बैठो। हम पीटीआई के लोगों को कहते हैं कि ये मुल्क, हम ये कांटों की सेज हमने अपने लिए नहीं ली, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए लिए कांटों की सेज। हमें पता था कि मुश्किल टाइम है, हमें पता था कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा 2 महीनों में, हमें पता है कि आईएमएफ की शिक्कों को आपने पूरा नहीं किया, वही शिक्के जो आप उनके वादा करके आए थे, और आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। आपको उन सैंक्शंस को फेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान को उस टर्म ऑयल से निकाल रहे हैं, उस मुश्किल से निकाल रहे हैं जिसमें हम ना डाला, ना हमारा कोई लेन था, ना हमारा देन था। और हम इन मसलों का मसाइल हल करके, ठीक करके, फिर जो भी आए चलाए करें इंशाल्लाह, लेकिन बेहतर करके जाएंगे। ये आजाद साहब, इस पर जरा बात आप फरमा दें, ये इलेक्शंस के इनेकाद पर क्या इंसाइडर्स हैं? हल्का अहबाब में इलेक्शंस होने भी हैं 8 अक्टूबर को, या फिर उसके ऊपर भी हम समझे नहीं होने? और ये जो मैं अभी दानियाल साहब से अर्ज करी थी, इफ टाइम अलाउज मैं ये पॉइंट भी उनकी तरफ वापस लेके आऊंगी। ये बेनजीर भुट्टो का एक पुराने अखबारात का, ये एक अखबार की खबर है उस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया उस तरह से नहीं था, और उसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती हैं, ये हमारे नाजरीन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस हेडलाइन में नवाज शरीफ ने मुकदमों से बचने के लिए जजों को आपस में लड़ाया, बेनजीर। और वो आबिद हसन मंटो और वकला तंजीमों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वहदत के लिए कोशिशें काबिल तहसीन, उम्मीद है वो कामयाब रहेंगी। ये बेनजीर भुट्टो, यानी कि पुराने एलिगेशंस हैं जो कि पीएमएलएन पर आयद किए जाते हैं। एनी वेट टू दीज एलिगेशंस? आजाद साहब, कोई वजन है इन इल्जामात में? बड़े संगीन। देखिए, जो बेनजीर साहब ने इल्जामात लगाए थे, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किस तरीके से जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत को तोड़ा गया था, और वो उस सारे खेल में मुस्लिम लीग नून का एक रोल था। इसमें तो कोई डाउट नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, ये तो तारीख का रिकॉर्ड है, इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे कोई डिनाइल किसी भी सबब से हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग वाले भी कभी इस बात को डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो क्विकली मैं 2 बातें कहूंगा। मैं ये नैब कानून की आपने बात की, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में दोनों हमारे मौजूद साथियों ने नैब तरामीम नहीं देखी, ना दोनों को पता है, चाहे वो हमारे पीएमएलएन के हैं या जो पीटीआई के हैं। ये सर सुन ले, सर पता होगा, सर सुन ले, सर मेरी अर्ज तो सुन ले। सर, जो पहली बात ये है कि ये जो तरामीम थी, 80% तरामीम वो है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार की थी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद 80% तरामीम तैयार की थी, कमेटी में इस पे इत्तफाक हुआ था। जी। और अब ये अलमिया देखिए, इनकी गवर्नमेंट जाने से कुछ माह पहले की बात है, ये सही आप फरमा रहे हैं। ये सिर्फ तकरीबन 15% है तकरीबन कमो बेश जो ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है इसने आके तरामीम की है। और अब अलमिया देखिए कितनी ज्यादा नफरतें हैं कि जिस पीटीआई ने बड़ी अच्छी तरामीम मौजूदा अपोजिशन जो कि हुकूमत में आ चुकी है इत्तेहादी हुकूमत, इसके साथ मिलकर तैयार की थी, वही पीटीआई इन्हीं तरामीम के खिलाफ अदालत में मौजूद थी। अच्छा। तो ये मामला ये है कि जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, ये तरामीम को इतनी बुरी तरामीम नहीं थी। और जो ये बीच में कहा गया स्कोरिंग की जा रही है, आप फरमा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। अच्छा, दूसरी बात ये कही गई कि जी 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म हो गए। कोई केसेस खत्म नहीं हुए। जो लॉ था, लॉ बड़ा क्लियर था कि जो भी केसेस हैं वो इस अदालत में बंद नहीं होंगे, वो जो मुतलका फोरम है उस फोरम के ऊपर जाएंगे। वो फोरम के बारे में एक कंफ्यूजन थी जिसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है, वो फोरम वो क्लियर हो जाएगा। केस अभी तक टेक्निकली कोई बंद नहीं हुआ। हाँ, बाज़ जो केसेस थे वो जिनके ऊपर लेकिन अब ये सोच रही है ना नैब, ये एजाज साहब, नैब ये सोच रही है कि अब उनका दायरा इख्तियार है भी या नहीं कि वो उन केसेस के ऊपर मजीद कोई आगे पेशरफ करें या उनको प्रोब करें। ये तो बात है ना, नैब इज अनक्लियर अबाउट इट्स ओन एम्बिट। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि उसके बारे में एक एम्बिट का सवाल जरूर पैदा होता है, लेकिन देखिए उस एम्बिट का सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आप देखिए ना कि दो नोटिस के ऊपर जब कोई भी तहरीक इंसाफ का या कोई भी सॉरी आई हैव टू कट यू हियर, मेरे पास चूंकि वक्त नाजरीन इतना ही था। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में, लेकिन बड़ी मायने खेज और मटीरियलिस्टिक ये विद अ लॉट ऑफ मटीरियल इन देम ये गुफ्तगू थी। सम ऑफ द टाइम, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।